सर हाँ बताओ। सर आपने यूट्यूब पे कल का लेक्चर अपलोड नहीं किया क्या? नहीं, मैं करता हूँ। कल मेरा दिन भर लेक्चर ही था। मैं कल फ्री नहीं था तो मैं करता हूँ अभी अपलोड उसको। कल का भी और अभी का भी करता हूँ। मैं कल किया था, एक ही लेक्चर कर पाया था, फिर टाइम ही नहीं मिला। मैं कल जो डाला था वो पहले का था वो। कल वाला मैं अपलोड करता हूँ और आज का भी। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। हम लोग कल देख रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। मैंने बस 2-3 पॉइंट लिखा था, वो होता है क्या तो हम लोग समझते हैं। और ये बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएफटी का। जो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो समझने वाला पार्ट है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको अच्छे से समझोगे यहाँ पे। मैं कुछ पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आता हूँ उस पॉइंट पे। जितना भी कल पॉइंट्स था मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ वहाँ पे। उसमें बस आज लिखना ना पड़े, कल टाइम था इसलिए मैंने तीनों पॉइंट को लिख रखा था। बाकी सारे पॉइंट्स को आज हम समझेंगे। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि पहला जो हम लोग हेडिंग डाले थे वो क्या था। इसमें लास्ट में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सारे पॉइंट्स को हम इसी में एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। तो हेडिंग में डाल देता हूँ फिर से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, जो भी इंपॉर्टेंट ये कैटेगराइजेशन था उसमें वो देखेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा था सुनो, समझते हैं यहाँ पे, उसके बाद इस पे आते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये था कि कोई भी अगर 5D ऑर्बिटल्स है, इस टाइप से अगर देखोगे यहाँ पे, कोई भी अगर 5D ऑर्बिट, ये कोई भी डी ऑर्बिटल, 5D 4D 3D जो भी डी ऑर्बिटल्स है, तो वो क्या होता है वहां पे। अभी अगर किसी लिगेंड के साथ अगर कोई मेटल है, वो आइसोलेटेड मेटल है, और जब वो आइसोलेटेड मेटल है उसमें क्या होता है कि जो तीनों का जो ऑर्बिटल्स है इसमें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, जो पांचों डी ऑर्बिटल्स है उसका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पे होता है क्या है, और जब इस मेटल को कोई सिमेट्रिकल लिगेंड, स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड से अप्रोच करता है, तो ऊपर भी इसका जो डीजनरेसी होता है, सबका सेम एनर्जी, जिसको हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल है। इसका जो डीजनरेसी होता है वो मेंटेन रह पाता है। बट कोई अनसिमेट्रिकल लिगेंड अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल लिगेंड से अप्रोच नहीं कर रहा होता है यहाँ पे, दैट मीन्स उसमें इसका जो डीजनरेसी है वो लॉस्ट हो जाता है। अब देखने की जब डी ऑर्बिटल अपना डीजनरेसी लॉस्ट करता है तो ये किस टाइप से ब्रेक होता है यहाँ पे। तो कोई भी डी ऑर्बिटल अगर आ रहा है 3D 4D 5D, यहाँ पे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है वो किस दो पार्ट में स्प्लिट होता है, जब भी स्प्लिट होगा दो पार्ट में। इसका कौन कौन सा आ रहा था यहाँ पे मैं अगर बताऊं, डी एक्स वाई, ध्यान से देख लो, इसका भी नोट नहीं करोगे यहाँ पे, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें से तुम लोगों को बताना है इसमें से एक्सियल ऑर्बिटल कौन सा है और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन सा है। स्टार्टिंग का थी ये, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल या नॉन एक्सियल। नॉन सही है, बिल्कुल। ये क्या रहता है यहाँ पे, नॉन एक्सियल, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, नॉन एक्सियल। और ये जो रहता है डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये क्या रहता है यहाँ पे है, एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि इसका जो लोब होता है एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, दैट मीन्स एक्सियल ऑर्बिटल। इस पांचों का डायग्राम बताया गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर का जो लोब होता है वो एक्सिस पे ही होता है, जबकि यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड इसको नॉन एक्सियल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लोब होता है, जब जो डबल डम्बेल होता है इसका जो लोब होगा वो बिटवीन द एक्सिस होता है, एक्सिस पे नहीं होता है, दैट मीन्स को क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और ये एक्सियल ऑर्बिटल। जब भी ब्रेक होता है, जब भी इसका डीजनरेसी लॉस्ट होगा डी ऑर्बिटल्स का, वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाता है वहां पे। जो पहला सेट बनेगा यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहले सेट में नॉन एक्सियल और फिर दूसरे सेट में एक्सियल ऑर्बिटल।
यहाँ पे क्या रहेगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये जो पहला सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहा था ये क्या था, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल पाएंगे इस केस में, इसको बोलते हैं टी टू जी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स या फिर टी टू जी ऑर्बिटल, टी टू जी ऑर्बिटल्स, टी टू जी ऑर्बिटल्स। और दूसरा पार्ट जो रहेगा इसमें वो क्या रहता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ईजी ऑर्बिटल, टी टू जी ऑर्बिटल्स या फिर नॉन एक्सियल मैंने ऊपर लिख रखा है, इसको हम लोग टी टू जी ऑर्बिटल्स बोलेंगे। और ये जो सेकंड वाला वो क्या रहेगा, ईजी ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है इसमें, तो किसमें कितने, तो टी टू जी कितना यहाँ पे वर्ड आ रहा है या लेटर जो भी आ रहा है, एक टी है, एक टू है, ऐसे याद रखना था यहाँ पे। एक टी आ रहा है, एक टू आ रहा है और एक जी आ रहा है, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे, थ्री। थ्री वर्ड आ रहा है यहाँ पे, टी टू जी। दैट मीन इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, क्योंकि कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पे कि कौन सा टी टू जी कौन सा ई जी। तो टी टू जी तीन आ रहा है यहाँ पे, तीन वर्ड आ टी टू जी, दैट मीन यहाँ पर भी क्या होगा, तीन ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। और ईजी ऑर्बिटल्स किसको बोलेंगे यहाँ पे, इसमें दो ही वर्ड आ रहा है, ई और जी, दैट मीन इसमें दो ही ऑर्बिटल्स रहेगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो जब भी डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, तो क्या होता है वहां पे, जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स होता है, डी ऑर्बिटल अभी तक डी जनरेट था, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, टी टू जी ऑर्बिटल, और दूसरे पार्ट को ईजी ऑर्बिटल। इस वाले पार्ट को नोट कर सकते हो यहाँ पे, जब भी डी ऑर्बिटल, अभी ये क्या था यहाँ पे, डी जनरेट ऑर्बिटल था अभी यहाँ पे, डी जनरेट ऑर्बिटल। अब किसका एनर्जी कम किसका ज्यादा हो तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि डी ऑर्बिटल्स जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स होता है जिसका एनर्जी इक्वल है, लिगेंड्स के प्रेजेंट में ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, एक टी टू जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल। ईजी में कौन कौन सा ऑर्बिटल और टी टू जी में कौन कौन सा ऑर्बिटल, बस इतना याद रखना। अब आते हैं हम लोग जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हेडिंग डाले हुए तो उस पर बात करते हैं यहाँ पे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फिगर क्या होता है यहाँ पे है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ ऑक्टाहेड्रल का यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई भी लिगेंड्स हो, L1, L2, ध्यान से देखना, L2, L3 और ये क्या यहाँ पे L4। अब इसमें जब देखोगे यहाँ पे ये तो स्क्वायर पे आ गया, ऑक्टाहेड्रल बनाना है, दैट मीन L5 और ये क्या होगा यहाँ पे L6। अब यहाँ पे देखना है कि इसके हर एक के बीच का एंगल क्या होगा यहाँ पे, किसी भी दो लिगेंड्स के बीच का एंगल क्या आ रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। और जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे L5 और L6 जो आ रहा है लिगेंड्स में, वो क्या रहेगा, L1, L2, L3, L4, और जो मेटल का प्लेन उसके परपेंडिकुलरली अपवर्ड एंड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, उसका भी जो हर एक लिगेंड्स के बीच का एंगल होगा, इवन L1, L2, L3, L4, उसके साथ एंगल क्या होगा L5 का 90 डिग्री। यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। अब देखना कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स अप्रोच करता है वो कैसे अप्रोच कर रहा है, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है। और हम लोग जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं एक्स वाई, और ये जो जेड है तुम्हारा, जेड भी क्या रहता है इसके परपेंडिकुलर, इसके बीच भी एंगल क्या है तुम्हारा यहाँ पे 90 डिग्री। तो एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट होता है वो भी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल से एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर रहेगा। और यहाँ भी 90 डिग्री एंगल आ रहा है, दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री all ligands all ligands approaches along the axis to central metal,
अब यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्टाइडल का जो डायग्राम होता है वो किस टाइप से आ रहा है, 90 डिग्री पे, और जो एक्स वाई जेड है तीनों कोऑर्डिनेट होता है वो भी 90 डिग्री पे, जिसके चलते यहाँ पे क्या होता है, जब लिगेंड से अप्रोच करता है ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में तो एक्सिस के अलोंग ही करता है, यहाँ पे अलोंग द एक्सिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो मेटल्स का डी ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, अब इसमें से एक्सियल ऑर्बिटल कौन सा था? यहाँ पे एक्सियल ऑर्बिटल था डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना था, एक मैं डायग्राम इस पे आते हैं फिर। अभी देखो इसको नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इस पेज पे आता हूँ, अभी नोट करोगे बाद में। यहाँ पे इसमें देखना है कि जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा इस केस में, अब यहाँ पे देखना है ध्यान से, यहाँ पे अगर 5 डी ऑर्बिटल सारा यहाँ पे है, ये क्या है, कोई भी डी ऑर्बिटल है यहाँ पे है। अब ये जो डी ऑर्बिटल सारा यहाँ पे है, ये क्या रहा है अभी, इन मेटल डी ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन, पॉइंट और लिख सकते हो, मेटल डी ऑर्बिटल इन फ्री आयन। अब जब आइसोलेटेड है, बिल्कुल फ्री है, किसी लिगैंड लिगैंड से बाउंडेड नहीं है, दैट मींस क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप से डी जनरेट रहता है। अब क्या होगा इसको, यहाँ पे ध्यान से देख लोगे इसको, अब इसका कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे इंक्रीज करता है इस टाइप से। अभी भी ये क्या रहता है, यहाँ पे डी जनरेट। अब ये जो डी जनरेशन अभी भी मेंटेन है, इसको बोलते हैं यहाँ पे एवरेज एनर्जी लेवल, इस टाइप से एवरेज एनर्जी लेवल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ध्यान से देख लोगे इसको, 5 मिनट देख लोगे ध्यान से, उसके बाद जो भी डाउट रहेगा मैं लेता हूँ। एवरेज एनर्जी लेवल इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। अब यहाँ तक अभी जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड अभी भी अप्लाई किया जा रहा है सेंट्रल मेटल में, उसका अभी भी डिजेनरेसी मेंटेन्ड है। बट अब ये जो ऑर्बिटल्स आ रहा है 5D ऑर्बिटल्स, अब इसमें अगर लिगेंड्स यहाँ पे आ जाए, 6 लिगेंड्स, ऑक्टाइडल में कितने लिगेंड्स होगा, 6 लिगेंड्स आ रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे है, और यहाँ पे जो लिगेंड्स अप्रोच करता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होता है, वहां पे वो कैसे अप्रोच करता है, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है। यहाँ पे जो 5D ऑर्बिटल्स है, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पे सोचना है, ये बेसिकली जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो उसका एनर्जी जो है यहाँ पे है, एक लाइन इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या मतलब एनर्जी का है, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी है फ्री आयन में, मेटल डी ऑर्बिटल फ्री आयन, डी ऑर्बिटल एनर्जी बिल्कुल कम है। अब जब यहाँ पे लिगेंड्स अप्रोच करता है सिमेट्रिकली, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो डीजनरेट तो रहता है अभी भी यहाँ पे, बट ये क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। अब यहाँ पे जो अनसिमेट्रिकल 6 लिगेंड्स आ रहा है और वो अनसिमेट्रिकल स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं है, एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच कर रहा है यहाँ पे 6 लिगेंड्स, ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये ब्रेक हो जाता है 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। अब यहाँ पे सोचना है कि जो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें लिगेंड्स कैसे अप्रोच करता है, ध्यान से देखोगे अलोंग द एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, तो किस सेट ऑफ ऑर्बिटल के साथ उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, तो एक्सियल ऑर्बिटल, ये बिल्कुल एक्सियल ऑर्बिटल्स के साथ रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सियल ऑर्बिटल जो है और लिगेंड्स भी कैसे अप्रोच कर रहा है वहां पे एक्सिस के अलोंग ही, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल होगा उसके साथ उसका रिपल्सन ज्यादा होगा यहाँ पे, और एक्सियल ऑर्बिटल्स का रिपल्सन अगर ज्यादा यहाँ पे है, वो कहाँ पे चला जाएगा, उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। जबकि नॉन एक्सियल वाले का रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे है जो T2J सेट आ रहा था नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, उसका रिपल्सन कम होगा, उसका एनर्जी भी क्या रहेगा यहाँ पे, कम। तो जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है उसको वो नीचे दिखाता है यहाँ पे, ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 ही रहेगा भी है। और ये कौन सा सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है,
T2G ऑर्बिटल्स। और T2G ऑर्बिटल्स बोलने का मतलब कौन कौन सा ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं? DXY, DYZ और DXZ, जो कि मैंने पीछे लिख रखा है। और जो यहाँ पे एक्सियल ऑर्बिटल्स है, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो उसका रिपल्सन लिगेंड्स के साथ ज्यादा होगा, क्योंकि लिगेंड्स भी एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है और वो भी एक्सियल ऑर्बिटल है। ऊपर क्या जाता है यहाँ पे तुम्हारा 2 ऑर्बिटल, और ये कौन सा सेट ऑफ ऑर्बिटल्स था? EG। EG बोलने का मतलब क्या है? T2, ये dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचना था ये। अब इसमें एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं इस केस में? यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस केस में, एवरेज एनर्जी लेवल, या और भी इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी लेवल या बेरी सेंटर। एवरेज एनर्जी लेवल, इसको और क्या नाम देते हैं हम लोग यहाँ पे? बेरी सेंटर। एवरेज एनर्जी लेवल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी है, वो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में अगर ब्रेक हो रहा है, डी ऑर्बिटल डीजेनेसिस का लॉस्ट हो रहा है, जो EG वाला ऊपर चला जाता है यहाँ पे इस एनर्जी लेवल से, और फिर ये क्या कम हो जाता है यहाँ पे। अब ये जो डिफरेंस है, जितने से ये T2G ऑर्बिटल और ये जो EG ऑर्बिटल्स का एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे? डेल नॉट। वो यहाँ पे क्या है? O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको लिख लोगे, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। डेल O लिखने का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वो जो लिखा हुआ है स्मॉल में O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है, एनर्जी गैप जो आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डेल नॉट। वो क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ये पूरे डेल नॉट है। अब पूरे डेल नॉट है, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ अलग से भी इसको डिवाइड करें, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये रहता है यहाँ पे इस एवरेज एनर्जी लेवल से इसका कम दिखा रहा है यहाँ पे, इसको माइनस में लिखते हैं यहाँ पे 0.4 डेल नॉट। और इस एनर्जी एवरेज एनर्जी लेवल से जो ऊपर आ रहा है, उसको बोलते हैं यहाँ पे प्लस में है, वहां पे 0.6 डेल नॉट। ये जो रहा था -0. डेल नॉट, और ये 0.6 डेल नॉट, इस टाइप से आ रहा है। दोनों का सम क्या हो जाएगा? 1। दैट मीन ये पूरा डेल नॉट है यहाँ पे। अब नीचे 0.4 डेल नॉट का मतलब क्या है? नीचे कितना ऑर्बिटल्स है तुम्हारा? 3। तो 0.4 इंटू 3, 1.2 माइनस में, ऊपर कितना ऑर्बिटल्स है? 2 ऑर्बिटल्स, तो 0.6 इंटू 2 प्लस में आ जाता 1.2, और नीचे भी -1.2। इस टाइप से यहाँ पे एमओ लिख रहा है 0.4 डेल नॉट, और ये प्लस 0.6 डेल नॉट यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं अभी यहाँ पे, फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो सोचने का तरीका था, मैं सिर्फ पॉइंट जो तुम्हारा कुछ क्वेश्चन था कि सर वो सेकंड पॉइंट क्या था, तो पिछले क्लास का सेकंड पॉइंट यही था कि कोई भी डी ऑर्बिटल्स, किसी भी मेटल का जो डी ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन, फ्री आयन का बोलने का मतलब क्या? कोई लिगेंड्स अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, उसका जो पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी है यहाँ पे, वो क्या होता है? डीजनरेट आता है, एनर्जी सेम रहता है वहां पे। अब एवरेज एनर्जी लेवल जो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, जब बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होगा मेटल में, वहां पर भी उसका एनर्जी कुछ इंक्रीज कर जाता है, बट अभी भी वो डिजनरेट रहता है। बट जब अनसिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड नहीं रहता है, अनसिमेट्रिकल आ जाएगा, तो उसका जो डी ऑर्बिटल्स है, ये इसका डीजनरेसी लॉस्ट हो जाता है, और ये जो 5d ऑर्बिटल्स है, वो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। एक का एनर्जी कम हो जाता है, एक सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी कम, और एक का एनर्जी ज्यादा हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसका कम होगा? तो T2G वाले का कम हो जाएगा और EG वाले का ज्यादा होगा। कैसे सोचेंगे EG वाले का ज्यादा होगा? EG बोलने का मतलब एक्सियल ऑर्बिटल, और जो लिगेंड से अप्रोच करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल को, वो भी कैसे अप्रोच करता है? अलोंग द एक्सिस। और अलोंग द एक्सिस है, लिगेंड से अप्रोच कर रहा है, तो एक्सियल ऑर्बिटल के साथ उसका रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा हो तो उसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स वो ऊपर चला जा रहा है, और T2G रिपल्सन कम होगा तो नीचे आ जाता है यहाँ पे।
इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर पाते हैं यहाँ पे। और ये डेल नॉट क्या होता है ऑलरेडी लिख रखा है मैंने यहाँ पे। चलो पीछे अगर नोट डाउन नहीं किए उसको पीछे भी जल्दी से नोट डाउन कर लो यहाँ से ही। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने नोट लिखा हुआ है। कर लिए इस पेज को नोट सब लोग, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट था यहाँ पे। नॉन एक्सियल और एक्सियल ऑर्बिटल, इसी को यहाँ पे नेम दे देते हैं T2G और EG। याद रखने का तरीका मैंने बताया, T2G दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल और EG दैट मीन्स 2 ऑर्बिटल एक्सियल वाला। अब नेक्स्ट पेज का जो स्ट्रक्चर है ये डायग्राम इसको ड्रॉ कर लोगे। तो इसको भी जल्दी से ड्रॉ करो फिर देखते हैं आगे हम लोग। सर हाँ बताओ। सर वो कौन सा सेंटर लिखा है आपने एवरेज एनर्जी लेवल को? और बैरी सेंटर, BARRY बैरी सेंटर, मतलब इसका नेम हाँ दे दिया जाता है यहाँ पर। एवरेज एनर्जी लेवल बोलो या फिर बैरी सेंटर। मेटल डी ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन सबसे स्टार्टिंग में है, फिर क्या आ रहा है इसमें, एवरेज एनर्जी लेवल इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होगा तो पर भी उसका डिजेनरेसी मेंटेन रहता है, बट वो जैसे अनसिमेट्रिकल आता है वहां पे, उस केस में ये दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में ब्रेक हो जाता है। ये ध्यान रखना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G ऑर्बिटल दैट मींस नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स नीचे है और EG में ऊपर चला जाता है। बाकी टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, स्क्वायर ब्रेन पढ़ेंगे, इसलिए फिर अलग रहेगा केस में होता है। अब यहाँ पे एक टर्म और भी रहता है, एक P वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे, कैपिटल P। अब जो कैपिटल P होता है इसको बोलते हैं हम लोग पेयरिंग एनर्जी। देखेंगे ये क्या होता है यहाँ पे। कैपिटल P क्या होता है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो समझते हैं इसको यहाँ पे। अब किस में, अब इस कंडीशन में यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, D1 से स्टार्ट करके D10 तक जाएगा, उसको देखना है यहाँ पे। बट उससे पहले कुछ मैं यहाँ पे नोट लिखता हूँ, फिर उस पॉइंट पे आता है यहाँ पे। फर्स्ट है यहाँ पे, इसको सिर्फ लिखना है अब यहाँ पे, इफ del not greater than P, if del not greater than P, then pairing of electron, then pairing of electrons, if del not greater than P, then pairing of unpaired electron, तरीके से pairing of unpaired electron occurs in octahedral complex. That takes place in octahedral complex. सेकेंड है इसमें, इसको समझते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो मैं लिख रहे हैं, इफ del not less than P, then pairing of unpaired electron, pairing of unpaired electron, then pairing of unpaired electron do not take place in octahedral complex. वो यहाँ पे लिखा है, हम ऑक्टाहेड्रल की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये दो पॉइंट जल्दी से नोट कर लो यहाँ पे, इसको समझते भी हैं। If del not greater than P,
then pairing of unpaired electron takes place in octahedral complex. If del naught less than p, then pairing of unpaired electron do not takes place in octahedral complex. यहाँ तक नोट कर लिए दोनों पॉइंट. लास्ट पॉइंट क्या था? इफ डेल नॉट लेस देन पी, देन पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक्स प्लेस इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे कुछ, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ. इस पेज पे आते हैं अभी हम लोग, अगर नोट नहीं किए कुछ लोग. अब यहाँ पे आता है कि अगर SFL आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कि हम लोग पहले भी लिखे हुए थे, CFT से वो आता है, और यहाँ पर भी लिखेंगे, हम लोग पहले भी लिख रखे थे, उसका कुछ यूज कर रहे हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, उसके लिए जो डेल नॉट का वैल्यू है वो क्या रहता है? हाई. डेल नॉट का जो वैल्यू है यहाँ पे, वो क्या होता है यहाँ पे? हाई. और WFL है, वीक फील्ड लिगेंड्स है अगर यहाँ पे, इसके लिए जो डेल नॉट का वैल्यू होता है यहाँ पे, वो क्या रहेगा? लो. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो डेल नॉट का वैल्यू क्या रहेगा? हाई. इसको बस नोट कर लोगे यहाँ पे. एक पॉइंट और भी है, उसको नोट करने के बाद हम लोग समझते हैं. वहां पे एक रहता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी. एक पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, द extra stabilization due to ligand field. The extra stabilization due to ligand field in comparison to normal situation. That means अगर ligands present नहीं है वहां पे, normal situation is called crystal field stabilization energy. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. CFSE. और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का जो फार्मूला रहता है, बस एक ये फार्मूला लास्ट में लिखोगे. CFSE का जो फार्मूला रहेगा यहाँ पे, -del4 n T2G डेल नॉट प्लस, देख लोगे ध्यान से. अभी यहाँ पे इस पे आते हैं कि इसमें हम लोग इतना जो 2-3 पॉइंट लिखा है, इसका मीनिंग क्या रहता है? 0.6 NEG इंटू डेल नॉट प्लस XP. P क्या है? पेयरिंग एनर्जी. X क्या रहता है? नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन. देखेंगे वहां पे अभी. The extra stabilization due to ligands field in comparison to normal situation. That means कोई ligands present नहीं है, उसको क्या बोला? normal situation. It's called crystal field stabilization energy. और octahedral complex में crystal field stabilization energy निकालने का जो फार्मूला है वो क्या रहेगा? -0.4 n T2G. n T2G बोलने का मतलब क्या यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल. NEG का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल. और X क्या रहता है यहाँ पे? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग. ये भी लिख लोगे. X क्या रहता है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग.
नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग। चलो हम लोग समझते हैं अब यहाँ पे है, यहाँ तक नोट करो जल्दी से। ये CFEC निकालने का फार्मूला, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। पीछे जहां से हम लोग डायग्राम शुरू किए तो वहां से हम लोग दोबारा समझेंगे, ऐसा नहीं कि बस फिर लिख लिए वहां पे। हम लोग एग्जाम्पल जब अभी लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे अभी वहां पे। तो हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और सारा जो पीछे का पॉइंट है उसको समझते हैं। फर्स्ट है इसमें D0 के लिए, तो इस पेज पे भी आता हूँ, अगर एक दो पूरा नहीं नोट किया तो इस पेज पे भी मैं आता हूँ यहाँ पे। एक है यहाँ पे मेटल आयन कन्फिग्रेशन, मेटल आयन कन्फिग्रेशन। सेकंड है इसमें एग्जांपल्स क्या क्या रहेगा इसमें, किस टाइप का। नेक्स्ट है इसमें कन्फिग्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, कन्फिग्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। और उसका CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो सबसे फर्स्ट है इसमें यहाँ पे D0। जब भी मेटल आयन का, जैसे कि हम लोग निकालते थे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर जब कन्फिग्रेशन लिखते थे तो आर्गन के बाद 3D6, 3D7, 3D8 इस टाइप से आता था। तो अगर किसी कम्प्लेक्स में D0 आ जाए कन्फिग्रेशन, तो D0 का कन्फिग्रेशन वाला एग्जांपल क्या रहता है, Sc प्लस स्कैंडियम हो और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो स्कैंडियम 3+ का कन्फिग्रेशन क्या रहेगा इसमें, D0। अब इसमें अगर देखोगे यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलें, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें जब डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, T2G 0,0,0, और Eg में भी क्या रहेगा 0,0, और इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा 0। देख लो इसको ध्यान से, उसके बाद यहाँ पे नोट करोगे। अब D1 किसी मेटल आयन का कन्फिग्रेशन जब निकालें तो वो क्या है D1। तो D1 वाला एग्जाम्पल क्या रहेगा यहाँ पे, टाइटेनियम का कोई कॉम्प्लेक्स हो और वो 3+ कन्फिग्रेशन आ रहा है वहां पे, तो Ti3+ का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा, आर्गन D1। इसलिए मैं सिर्फ D1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसका कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, T2G। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाए, पहला इलेक्ट्रॉन जो है T2G में या Eg में, वो कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे, यहाँ से T2G और Eg में एनर्जी किसका कम है, T2G का। तो जो D1 में एक इलेक्ट्रॉन वो किस में चला जाएगा, T2G में, यहाँ पे चला जाता है। इसका जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा वहां पे, T2G 1,0,0। इसमें 1,0,0 का मतलब क्या था यहाँ पे, इसमें 3 ऑर्बिटल्स आ रहा था। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या रहा 0 और ये भी 0। इस टाइप से मीनिंग आ रहा है वहां पे इसका। ये क्या रहेगा T2G 1,1, ये 1,0,0, और Eg में भी क्या रहेगा 0,0। अब इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना है यहाँ पे D1 वाले के लिए। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, तो मैं पीछे निकाल लेता हूँ। एक ही इलेक्ट्रॉन है D1 और वो किस में, T2G में। अब इस फार्मूले में अगर पुट करोगे यहाँ पे तो -0.4 N T2G क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। तो D1 के केस में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे। ये क्या था 0.4 इंटू 1 इंटू डेल नॉट। ये तो Neg क्या है 0, ये ओवरऑल 0 हो गया, और इसमें कोई पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये भी 0 और ये भी 0। तो D1 वाले के लिए कितना आ जाता है यहाँ पे है -0.4 डेल नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा इस केस में -0.4 डेल नॉट। इसका जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.4 डेल नॉट। देख लोगे यहाँ पे कुछ और भी जो डॉट है तो हम लोग लेंगे। फिर D2 अगर आ रहा है तो
किसी मेटल आयन का कॉन्फिगरेशन D2 है, उसका एग्जांपल क्या सोच सकते हो? वेनेडियम ले लो नॉर्मल सा, D3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाना है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें तो क्या होगा? T2G, इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, दैट मीन T2G 1,1,0, Eg 0,0। इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लैश एनर्जी कितना आएगा? यहाँ पे पार्ट तो अभी भी 0 है, N-T2G की जगह क्या ले लेते हम लोग यहाँ पे? 2। N-T2G में क्या था? 1 था, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाता है यहाँ पे? -0.8 डेल नॉट। ये क्या आ जाता है यहाँ पे? -0.8 डेल नॉट। D3 के लिए बात करें हम लोग यहाँ पे, तो D3 में अगर देखेंगे यहाँ पे तो इसका कन्फिगरेशन कुछ ले लो, क्रोमियम ले सकते हो, क्रोमियम +3 या वेनेडियम +2 में हो। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तीनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? जिसका एनर्जी कम है, दैट मीन्स T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में, T2G 1,1,1 और Eg में क्या जाएगा? 0,0,0, 2 ही 0 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल्स है। 2 जीरो का मतलब क्या है? 2 ऑर्बिटल्स को दिखा रहे हैं। इसके लिए क्रिस्टल फील्ड डिस्टिलेशन एनर्जी क्या होगा? -1.2 डेल नॉट। तो क्या होगा? -1.2 डेल नॉट। उसी फार्मूले में T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। तो N-T2G का वैल्यू 3 पुट करते हैं, Eg वाले का तो 0 और एक्स्ट्रा पेयरिंग कुछ हो नहीं रहा तो वो भी 0, तो -1.2 डेल नॉट। तो D3 तक तो कोई दिक्कत रहा ही नहीं स्टार्टिंग से। तो D3 में क्या रहा? इलेक्ट्रॉन जो फील होगा यहाँ पे, एक एक करके चला गया यहाँ पे। क्वेश्चन आ जाता है 4th इलेक्ट्रॉन में, अगर D4 हो तो D4 आता है यहाँ पे, एक 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चला गया D3 तक। अब चौथा इलेक्ट्रॉन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाए, Eg में चला जाए, या फिर नीचे ही पेयरिंग हो। ये देखना है यहाँ पे। इसे रिपीट कर रहा हूँ, D3 तक कोई दिक्कत नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाना है, वो फिक्स है। लेकिन जैसे D4 आ गया कन्फिग्रेशन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराए या फिर Eg में चला जाए, ऊपर चला जाए, वो कैसे डिपेंड करेगा, वो कैसे होता है, वो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे इस केस में हम लोग जो D4 वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दूं कि जो D4 वाला पार्ट है इसमें D4, D5, D6, D7 में ये दिक्कत आता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा जा रहा है वहां पे, तो पेयरिंग हो या इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए, पेयरिंग हो या ना हो। D3 तक कोई दिक्कत नहीं, पेयरिंग वाले यहाँ पे पेयरिंग कराना या नहीं कराना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैं D4, D5, D6, D7 का मैं अलग से एक टेबल बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक ये पेयरिंग करा भी सकता है, पेयरिंग नहीं भी कराएगा, लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड करता है। मैं आप सिंपली यहाँ पे देख लोगे कुछ ध्यान से, यहाँ पे मैं D8 वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे क्यों D8 ले रहे हैं यहाँ पे, उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि D8 अगर कन्फिग्रेशन है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? Ni+2। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा D8 में, ध्यान से देखोगे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है यहाँ पे, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तीसरा इसमें चला गया, चौथा इसमें चला गया, ध्यान से देखोगे पांचवा इसमें चला गया, छठा किस में जाएगा? एक एक सब में चला गया, अब फिर इसमें आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, सातवां यहाँ पे जाएगा और आठवां यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे हम लोग पेयरिंग नहीं करा रहे हैं, पहले पांचों में एक इलेक्ट्रॉन चला गया और उसके बाद पेयरिंग करा रहे हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाद में यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ गया T2G सेट में 2,2,2 और Eg में क्या है तुम्हारा 1,1। अब D8 वाले का यहाँ पर ही अब क्या करूं मैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे पूरा ही मिट जाएगा फिर ये, यहाँ पे मैं अलग से अगर दिखाऊं इस केस में, इसमें होता क्या है
कि अब पहले यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा ऊपर, पांचवा यहाँ पे, छठा, सातवां, आठवां यहाँ पे, या फिर ये भी काम अगर करो इस केस में, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स है और नीचे 3, इसी टाइप को मैं नीचे बना ले रहा हूँ बस शॉर्ट में समझाने के लिए, कि पहले क्या हो, यहाँ पे जाए 1 2 3 और यहीं पे नीचे पेयरिंग ही करा दो पहले, 4 5 6 7 8, यहाँ पे पहले पेयरिंग करा रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे पहले ऊपर जा रहे हैं फिर पेयरिंग करा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो T2G में उतना ही है और EG में भी क्या है उतना ही है। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे है कि पेयरिंग कराओ या नहीं कराओ, D8 का उस पर डिपेंड नहीं करता है, लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे भी कराना है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो पांचों में एक एक करके फिल कर दो और उसके बाद फिर पेयरिंग कराओ तो वही रहेगा, या फिर नीचे जो T2G ऑर्बिटल्स पहले इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा ऊपर चला गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो T2G एंड EG में उतना ही रह गया। दैट मीन्स D8 वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, और इलेक्ट्रॉन जितना T2G और EG में जाना है वो नॉर्मली तरीके से जाएगा। इसको मैं यहाँ पे अभी रेज करता हूँ स्टेज में। आप समझते हैं कि जब D8 आ रहा है यहाँ पे है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा वहां पे, तो D8 वाले में क्या रहेगा हमेशा T2G 2,2,2 और EG 0, सॉरी EG में अब यहाँ पे क्या आ गया 1,1, इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे देखना है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या रहता है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन में फिल कर रहा हूँ, माइनस, बताओ, 1.2 -1.2 देख लेते हैं यहाँ पे, -1.2 डेल नाउ। मैं पीछे लेता हूँ यहाँ पे पेज को, यहाँ पर मैं अगर यही वैल्यू पुट करूँ इस केस में, इसको मैं इरेज करूँ यहाँ पे, अब क्या रहा है यहाँ पे -0.4, NT2G में कितना आ रहा था वहां पे 6 डेल नॉट, 0.6 NEG में कितना आ रहा था 2 डेल नॉट, और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं हो रहा है, कोई जबरदस्ती का पेयरिंग नहीं हो रहा है, वहां पे नॉर्मल पेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे XP जो रहा था वो क्या एक्स्ट्रा पेयरिंग, इसका मीनिंग में आगे आएगा तो वहां पे बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं हो रहा है, नॉर्मल पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे -2.4, ये प्लस में सही आ रहा है वहां पे, वो ये क्या रहेगा -1.2 डेल नॉट, करेक्ट है ये। नेक्स्ट है इसमें D9 के लिए, तो D9 में क्या रहेगा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉपर +2 ले लो यहाँ पे एग्जांपल में। अब D9 में भी फर्क नहीं पड़ता है कि लिगेंड्स किस नेचर का है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा T2G में 2,2,2 और EG में T2G तो फुल फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा जा रहा है D8 और D9 में, D9 में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो किसमें जाएगा EG में 2,1। इसके लिए क्रिस्टल फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होगा, देखो निकाल के, इसमें NEG में क्या पुट कर रहे 3 -0.6 डेल नॉट, मैं इसी फार्मूले पे पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें क्या करते हैं D9 के लिए बस इसको 3 कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 3 कर दोगे D9 वाले के लिए, तो अपने आप आ जाता है वहां पे। और D10 अगर आ गया यहाँ पे D10, तो D10 में क्या रहेगा यहाँ पे Zn+2, ये क्या होगा कंप्लीटली फुल फील्ड रहेगा ये T2G 2,2,2 और EG क्या होगा यहाँ पे 2,2, EG भी फुल फील्ड है, T2G भी फुल फील्ड है, ये क्या हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इसका 0। ये हम लोग D10 का दिए देखे, बच क्या गया इसमें D4, D5, D6 और D7, उसका मैं अलग से बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको साथ में मैं आराम से बता रहा हूँ, कुछ नोट करते जा पा रहे तो नोट करते जाओ यहाँ पे। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अब D4 वाले के लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे, वो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, D4, D5, D7, D6 के लिए।
उसको भी मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इसको, D4 वाले को। अब D4 में देखोगे यहाँ पे, तो कहीं भी D4 कन्फिग्रेशन आ रहा है, इसमें दो पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पे। इसमें क्या रहता है यहाँ पे, सबसे पहले WFL वीक फील्ड लिगेंड्स, और दूसरा जो आ रहा है यहाँ पे SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए। और जब WFL रहता है, इस केस में मैंने बताया था कि जब SFL होगा तो SFL के लिए जो डेल नॉट का वैल्यू रहता है वो ज्यादा हो पाता है एज कम्पेयर टू जो पेरिंग एनर्जी था। और यहाँ पे जो डेल नॉट होता है WFL के लिए वो कम होता है एज कम्पेयर टू पेरिंग एनर्जी। प्रॉपर टेबल बनाओ यहाँ पे है, ये क्या है D4 के लिए। अब यहाँ पे तुम लोगों को देखना था कि D4 है और वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो उस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे, अब समझना यहाँ पे। तो D4 आ रहा है तो T2G में क्या रहेगा, यहाँ पे दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है, T2G और EG। अब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स है, डेल नॉट का वैल्यू क्या है यहाँ पे, P से कम है, पेरिंग एनर्जी से कम है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता हूँ मैं पीछे। अब इस केस में मैं इसको इरेज करूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ जल्दी से, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या था, ये नीचे 3 आ रहा था, T2G सेट था, और ऊपर क्या था, EG 2 बन रहा था ऊपर। अब क्वेश्चन आता है कि जब D4 है वहां पे, तो D4 में एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, एक इसमें चला गया और एक इसमें चला गया। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो यहाँ पे, तो हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं यहाँ पे, WFL का, वीक फील्ड लिगेंड्स का पहले देख रहे हैं वहां पे हम लोग। यहाँ पे जो पेज ले रहे थे हम लोग, यहाँ पे है वीक फील्ड लिगेंड्स का। इसमें क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स में ये याद रखना है कि हमेशा SFL के लिए डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा रहेगा, हाई होता है, और WFL के लिए डेल नॉट का वैल्यू क्या रहता है, कम रहता है। और ये सीरीज हम लोग पीछे लिख रखे हैं वहां पे, DBT में ही लिख रखे हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन सा वीक। अब जो यहाँ पे डेल नॉट है वो क्या है, कम है, और डेल नॉट अगर कम है इस केस में, देखो यहाँ पे WFL में क्या होता है, डेल नॉट जो ये वैल्यू कम है यहाँ पे, और डेल नॉट अगर कम है, ये स्पेस कम है अगर यहाँ पे ये वाला, तो ये कम है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो चौथा इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी कम है यहाँ पे WFL में। और ये एनर्जी कम है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा कम एनर्जी होने के चलते वो EG में शिफ्ट हो जाता है वहां पे। और जब EG में शिफ्ट हो गया, इसका जो कन्फिग्रेशन होता है यहाँ पे वो क्या आ जाएगा इस केस में, T2G 1,1,1, और EG में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो EG 1,0। अब यही D4 का कन्फिग्रेशन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, यहाँ पे डेल नॉट ज्यादा और पेयरिंग एनर्जी कम है, और पेयरिंग एनर्जी कम है यहाँ पे और डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है, देखोगे यहाँ पे। और डेल नॉट का वैल्यू अगर ज्यादा है, ये गैप अगर ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो ऊपर नहीं जा पाएगा। SFL के केस में डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है, ये गैप ज्यादा होने के चलते ये ऊपर नहीं जा पाएगा। दैट मीन्स जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप हो जाएगा नीचे ही, T2G में ही पेयर अप हो जाएगा ये। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा इसमें, SFL के केस में T2G 2,1,1, और EG में क्या रहेगा यहाँ पे 0। बाकी CFAC कैसे निकालते हैं, अब वो निकाल सकते हो। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स का कॉम्प्लेक्स है, ये कन्फिग्रेशन आ जाएगा, और कन्फिग्रेशन पता चल गया तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबल एनर्जी निकाल सकते हैं। और इसके लिए SFL होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग CFAC का वैल्यू निकाल पाएंगे। मैं सिर्फ कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब D5 आ जाए यहाँ पे, बाकी एग्जाम्पल मैं करके बताऊंगा यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग इस टाइप से
चलो एक मैं निकाल के बताता भी हूँ। मान लो कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है, एक एग्जांपल है बेसिकली है। D4 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है किसी मेटल आयन का, और वो क्या ले लो यहाँ पे, Cr+2 ले लो यहाँ पे है। Cr+2 लोगे तो यही आ जाएगा D4। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है यहाँ पे, SFL की बात करें वहां पे, तो SFL में कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका, T2G 2,1,1, और Eg में क्या था 1,0, और यहाँ पे करेक्ट करते हैं इस केस में दो, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग के दो ऑर्बिटल्स रहता है। ये क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, सर 0,0 होगा ना? हाँ बिल्कुल 0,0, ये 1,0 यहाँ पे था, तो ये 0,0, 4 इलेक्ट्रॉन है वो। तो SFL के लिए क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल ऑलरेडी मैं यहाँ पे 4 फिल कर चुका हूँ कि ये 0,0 ही होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को CFSE का वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो CFSE का वैल्यू कैलकुलेट जब करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, -0.4 N-T2G। एन में क्या, N-T2G कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 इंटू डेल नॉट NEG। NEG तो 0 है, दैट मीन्स वो पार्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे XP वाला पार्ट देखना है कि XP क्या था यहाँ पे पीछे डिफिनेशन में, ये फार्मूला में। तो X क्या था, एक्स्ट्रा पेयरिंग, नॉर्मल पेयरिंग नहीं हो रहा है वो, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता था, बट D4 SFL का केस है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है, फोर्सफुली पेयरिंग हो रहा है, जबकि इसके पास ऑप्शन था ऊपर जाने का भी, फिर भी SFL के केस में ये पेयरिंग करा दे रहा है यहाँ पे, किसी को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पेयरिंग। तो एक एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आएगा वहां पे 1, दैट मीन्स ये क्या आ जाता है यहाँ पे 1p, एग्जैक्ट क्या आ जाता है यहाँ पे -1.6 डेल नॉट प्लस p। ये इसके लिए CFSE का वैल्यू रहता है यहाँ पे। तो XP का मीनिंग समझ में आ रहा है क्लियरली कि XP का मतलब क्या है कि X एक्स्ट्रा पेयरिंग है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है इस केस में। और बाकी D4 WFL के लिए निकाल सकते हो खुद से, मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पेयरिंग समझाना था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे लिया। अब D5 की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो D5 में भी क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स है, डेल नॉट का वैल्यू कम रहता है, और डेल नॉट का वैल्यू कम है, सिंपली याद रखना है कि डेल नॉट का वैल्यू कम है, दैट मीन्स वो गैप कम है, और गैप कम है, एनर्जी का गैप कम है, तो जो चौथा या पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो इजिली ऊपर चला जाएगा, इजी में चला जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, T2G 1,1,1, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन था वो ऊपर जा रहा था, और पांचवा भी ऊपर ही जाएगा, इसमें WFL का केस है। SFL का केस होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का, ये क्या होगा यहाँ पे T2G 2,2,1। SFL में क्या होगा यहाँ पे, ऊपर क्योंकि डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट ना होकर के, गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना शिफ्ट होकर के नीचे ही पेयरिंग करा लेगा वहां पे। और जैसे पेयरिंग होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन जाना है, 3 एक एक करके चला गया, 2 और जाना है, तो T2G में ही जाएगा, तभी पेयरिंग हो पा रहा है यहाँ पे। EG में अभी भी क्या रहेगा यहाँ पे 0,0। यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग कितना हो रहा है, 2। 2, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से उसका भी CFSE निकालना है। D6 की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो D6 में WFL की बात करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स का, यहाँ पे क्या रहेगा T2G। अब क्या होता है यहाँ पे है, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे T2G वाले केस में क्या रहता है। तो T2G ये D6 वाले में, तो D6 वाले में एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें चला गया, और वीक फील्ड लिगेंड से, दैट मीन्स डेल नॉट का वैल्यू क्या है, कम है, और डेल नॉट का वैल्यू कम है, दैट मीन्स चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर, पांचवा ऊपर, और छठा फिर नीचे यहाँ पे। ये नॉर्मल पेयरिंग हो रहा है या फोर्सफुली पेयरिंग करा रहा है यहाँ पे, नॉर्मल। ये नॉर्मल पेयरिंग है। ये 5 चला गया तो आपको ऑप्शन है कि यहाँ पे नीचे आ रहा है नॉर्मल पेयरिंग, ये एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं है। यहाँ पे XP क्या हो जाएगा 0, ये नॉर्मल पेयरिंग करा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे क्या होगा T2G, जैसे भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन कितना चला गया 2,1,1, और EG में क्या होगा 1,1। अब यहाँ पे इस केस में क्या रहेगा, T2G अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है,
इसमें तीन एक एक करके जाएगा और नीचे ही फिर पेयरिंग होगा वहां पे। और जब नीचे ही पेयरिंग होगा उस केस में इसका कन्फिगरेशन क्या होगा, 2,2,2 और ईजी क्या रहेगा यहाँ पे 0,0, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन सारा पेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे ही नीचे वाले ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है। चलो मैं यहाँ पर भी एक D6 के लिए निकाल के बताऊं CFSE का वैल्यू SFL के केस में। तो D6 है, SFL है, तो कौन सा एग्जांपल ले लोगे, CO3+ ले लो। कोबाल्ट 27 3 बाहर चला गया इसमें, सही है। ये क्या रहेगा यहाँ पे D6CO3+। SFL का केस हो यहाँ पे, SFL में क्या आ रहा है यहाँ पे T2G कन्फिगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी 2,2,2 और EG में क्या आ रहा है यहाँ पे 0,0। समझना है इसको, थोड़ा समझने वाला पार्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब इसके लिए CFSE का वैल्यू कोई कैलकुलेट करके बता सकते हो तो बताओ यहाँ पे। -2.4 + 3p। देखना यहाँ पे आप ध्यान से, क्रिस्टल फील्ड ये स्टेलाइजेशन एनर्जी क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे क्या T2G में कितना आ रहा है -0.4 × 6 डेल नॉट, EG वाला पार्ट तो 0 है। XP कितना होगा यहाँ पे 2 या 3, XP जो X जो वैल्यू आएगा वहां पे वो क्या होगा, X जो रहेगा सही है पूर्वा केस में वो क्या रहेगा 2p रहेगा यहाँ पे, ना कि 3p। X क्या था एक्स्ट्रा पेयरिंग, मैं फिर यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये क्या था यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग का मतलब क्या था, यहाँ पे जब नॉर्मल हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे 1 2 3, अब देखो इसमें क्या होगा 4 5 5 तो चला गया, एक तो नॉर्मल पेयरिंग ही हो रहा है वहां पे, जो दो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ना जाकर के वही दो नीचे रहता है SFL के केस में। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कितना हुआ यहाँ पे है 2, क्योंकि यही दोनों अब नीचे रह जाता है। WFL में 2 ही ऊपर जाता है और SFL में यही दोनों अब नीचे पेयरिंग में कर लेगा, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग क्या हो रहा है 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p। क्लियर है, जो कि 3p बता रहे थे क्लियर हो गया कि 2p क्यों होगा यहाँ पे। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सोचना, मैं डायग्राम को हटा देता हूँ यहाँ पे, बाकी विप लिगेंड्स होगा तो उसके लिए खुद निकाल पाओगे। ये वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे है -2.4 डेल नॉट 2p। ये D6 के लिए आ गया। लास्ट है इसमें D7। D7 में विप फील्ड लिगेंड्स होगा तो T2G में क्या होगा इस केस में, डेट मीन्स पहले एक एक करके जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा 2,2,1 और EG में 1,1। इसमें कैसा पेयरिंग हो रहा है नॉर्मल पेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, ऊपर पहले जा रहा है फिर नीचे आ रहा है नॉर्मल पेयरिंग। अब इसमें क्या होगा यहाँ पे SFL होगा तो T2G 2,2, T2G में क्या रहेगा यहाँ पे 2,2,2 और EG में क्या आ जाता है यहाँ पे, अब 6 चला गया, एक इलेक्ट्रॉन जाना इसका ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो फिर ऊपर ही जाए कोई ऑप्शन नहीं है EG। ये दोनों का कन्फ्यूजन ये अलग अलग आ रहा है। अब CFSE का वैल्यू तो ये 2 के लिए निकाल रखा है, एक्स्ट्रा पेयरिंग का मतलब समझा दिया इस स्टेप से यहाँ तक। इस 4 केस में 2 डिफरेंट केस आता है D4 D5 D6 में, वो लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि पेयरिंग होगा या नहीं होगा, इस तरीके से सोचना है। बाकी जो पीछे का जो टेबल मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसमें नेचर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा एक ही कन्फिगरेशन रहता है कोई भी लिगेंड्स हो वहां पे, और CFSE की वैल्यू इसे निकाल पाएंगे यहाँ पे। किस पेज से नोट करना स्टार्ट करो उसको नोट कर लो पहले यहाँ पे, और कोई डाउट हो अब यहाँ पे किन्हीं को किसी भी पेज पे तो बताओ यहाँ पे, और इसको नोट भी करो यहाँ पे तुम लोग। सर हाँ बताओ। सर मतलब एक्स्ट्रा पेयरिंग तो बस SFL के केस में होगा ना। बिल्कुल SFL के केस में एक्स्ट्रा पेयरिंग होगा,
WFL के केस में नॉर्मल पेयरिंग नहीं होता है, SFL में एक्स्ट्रा पेयरिंग रहेगा। ये एग्जाम में 2019 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। उस कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, उसका कन्फिगरेशन आ रहा था D6 या D7, और उसमें जो लिगेंड्स नेचर दिया तो वो स्ट्रॉन्ग दिया हुआ था या वीक इस टाइप का दिया हुआ था, और उसमें T2G एंड EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना था। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से यहाँ पे आ पाता है। इसको नोट कर लेते, मैं इस पेज को ले लेता हूँ। बाकी एक बार मैं वीडियो देखता हूँ, जैसे लेक्चर खत्म होता है वैसे अपलोड करता हूँ पिछला क्लास और ये वीडियो भी, वहाँ पर और अच्छे से देख पाओगे, फिर दोबारा आता है। क्लियर है सब लोग? नोट कर लिए यहाँ तक? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। जो लोग नोट नहीं कर पाए मैं वीडियो डाल दूंगा, बाकी नोट करते जा सकते हो ऊपर। D7 में x इक्वल टू 1 होगा। D7 में देखोगे यहाँ पे, तो D7 की बात करें, किस केस की बात कर रहे हो? WFL या SFL का? तो SFL में ही एक्स्ट्रा पेयरिंग होता है, WFL में तो होता नहीं है। लेकिन SFL की बात कर रहे हो, तो D7 में जो एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है वो क्या रहेगा इस केस में भी? यहाँ पे खुद से सोचो, जो एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है वो क्या रहेगा इस केस में? सही है, इसमें यहाँ पे नॉर्मल भी रहता तो दो पेयर तो रहेगा ही नॉर्मल वाले में भी, विप में भी, तो एक ही एक्स्ट्रा पेयरिंग हो रहा है यहाँ पे जो नॉर्मल से डिफरेंट है, तो एक ही आएगा। सही है बिल्कुल। एक्स का वैल्यू क्या होगा वहां पे? 1। तो D7 में SFL वाले केस में एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। एक्स्ट्रा पेयरिंग एक ही हो रहा है, क्योंकि WFL भी है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही वहां पे। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ये बनाओ, जो लोग नोट कर लिए यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स दे दिया गया यहाँ पे COF6 -3। अब इसका यहाँ पे बताना है तुम्हें इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का अकॉर्डिंग, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग। दैट मीन्स लिगेंड्स के प्रेजेंट में इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा D का, और इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगा, दोनों निकालना है। सर हाँ बताओ। सर D8 या D9 जो है उनमें नहीं होगा क्या EG में पे? नहीं, वहां पे D8 या D9 जो भी आ रहा है यहाँ पे, उसमें WFL या SFL कोई भी रहे, कन्फिग्रेशन हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा। मैंने बता भी था एक करके। तो मान लो कि ये 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है यहाँ पे, और जब 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, नीचे यहाँ पे क्या रहता है? 3, ऊपर 2 ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे क्या होगा? जैसे भी फिलअप करो, पहले WFL मान के फिल करो। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर ये ऊपर चला गया, एक ऊपर चला गया, और फिर पेयरिंग करा रहे हैं यहाँ पे। ये 8 हो गया यहाँ पे है। पहले हम लोग चौथा पांचवा ऊपर गया तो फिर पेयरिंग करा रहे हैं। अब मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे है, चौथा पांचवा ऊपर ना ले जा करके, चौथा को भी मैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ, पांचवा भी यहाँ पे, छठा भी यहाँ पे। अब 2 और जाना है, 7वां ऊपर और 8वां ऊपर। जब कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा WFL और कौन सा SFL के लिए। दैट मीन्स दोनों के लिए सेमी कन्फिग्रेशन रहता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जा करके नीचे पेयरअप कराओ, या पहले नीचे पेयरअप करा लो उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाओ, दोनों केस में सेम ही रहता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी नेचर का लिगेंड्स हो, कन्फिग्रेशन जो आएगा लिगेंड्स के प्रेजेंट में वो यही आना है हमेशा। हाँ सर। क्लियर है अब यहाँ पे? चलो ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे तो कुछ लोग बता रहे हैं इसमें T2G में इसका कैसे सोचना क्या है वो मैं बताता हूँ। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा है यहाँ पे? +3। कन्फिग्रेशन क्या आएगा तुम्हारा? आर्गन 3D6। और जब ये 3D6 आ गया इस केस में, तो 6D6 वाले में देखना है, देखना है क्या, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। D6 है, फ्लोरीन है,
और कोबाल्ट +3 में भी वैसे एक्सेप्शनल केस होता है, बट COF6 भी यहाँ पे +3 भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का, फिर भी फ्लोरीन अगर है ये WFL की तरह ही काम करता है यहाँ पे है। और जब WFL है उसका कन्फिगरेशन क्या रहेगा यहाँ पे है तो T2G में, दैट मीन्स पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पेयरिंग नहीं होगा यहाँ पे। तो T2G में क्या रहेगा 2,1,1 और EG में 1,1 इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे, एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं हो रहा है एक भी यहाँ पे। ये कन्फिगरेशन आ गया, यही क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का नीट में 2019 में। और यहाँ पे CFSE का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या अनम्यूट करके बताओ। -0.4 सही है उसमें, -0. सही है सबका, -0.4 डेल नॉट। क्लियर है ये पार्ट कि कोई भी कॉम्प्लेक्स भी दिया हुआ रहे, कंपाउंड दिया रहे वहां पे, तो उसका डायरेक्टली लोग कन्फिगरेशन इस पैटर्न पे निकाल सकते हैं T2G EG वाले पे, और उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बता सकते हैं हम लोग। अब कोई भी एग्जांपल हो यहाँ पे कर पाओगे। स्टार्टिंग का मीनिंग यहाँ पे जितना भी पॉइंट आ रहा था, मैंने बोला था कि आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। यहाँ पे डेल नॉट अगर P से ज्यादा है, डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा है, तो डेल नॉट वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये ऊपर नहीं जा पाता, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है वहां पे। और डेल नॉट कम है, एनर्जी गैप कम है, तो इजिली वो ऊपर चला जाता है, पेयरिंग ना करके इलेक्ट्रॉन ऊपर ही चला जाता है। दैट मीन्स वहां पे पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक्स प्लेस, पेयरिंग नहीं हो पाता वहां पर। वो पॉइंट हम आगे समझ चुके हैं अब यहाँ पे। कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर में तो पूछ सकते हो यहाँ पे। बाकी टेट्राहेड्रल आसान सा रहता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी आसान सा रहता है, कैलकुलेशन में इसी का इंपॉर्टेंट था। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तब इससे यहाँ पे सोच पाओगे इस केस में। अब मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोबारा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है। इसी CFT के बेसिस पे कि कहाँ पे पेयरिंग हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, इसी के बेसिस पे दो टाइप से कैटेगराइज किया था, W वीक फील्ड लिगेंड्स एंड SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो जहाँ पे जो लिगेंड्स है वहां पे देखा गया कि पेयरिंग हो रहा है, तो पेयरिंग कब किस कंडीशन में हो रहा है, जब SFL है। पेयरिंग कब नहीं हो रहा था, जब WFL था वहां पे। उसी के बेसिस पे लिगेंड्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। चलो ठीक है, इसको नोट करो, मैं देखता हूँ इसका PDF भी सबका बना लेता हूँ ग्रुप में। मैं डायरेक्टली जो लोग नोट नहीं कर पाए हो मैं डायरेक्टली PDF भी भेज दूंगा दोनों ग्रुप में, बाकी रिकॉर्डिंग भी रहेगा तो देख सकते हो दोबारा से। चलो ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वो आसान सा पार्ट है, तो वो नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे नेक्स्ट वीक में। तो आधे घंटे में वो दोनों आ जाएगा, टेट्राहेड्रल एज वेल एज स्क्वायर प्लेनर। और उसका कुछ फिर हम लोग CFT का एप्लीकेशन रहता है, जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन, कलर क्या रहता है किसी कॉम्प्लेक्स का, या साथ में कुछ और फैक्टर आता है वहां पे, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर, वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्योंकि कुछ लोगों को कलर में भी दिक्कत रहता है कि सर कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर शो करता है, उसमें अगर दिक्कत रहेगा तो वो भी क्लियर हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, या कुछ डाउट है और पूछ सकते हो अभी यहाँ पे। इनऑर्गेनिक के JEE एडवांस के नोट्स, तो नोट्स तो मुश्किल है, मेरे पास भी प्रॉपर नोट्स नहीं है, रैंडम सा कुछ नोट्स है। यहाँ पे जितना भी JEE एडवांस का जो इनऑर्गेनिक का नोट्स है वो तो मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही 3 पार्ट में कराता हूँ। बाकी का जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो सर कराते हैं, स्वप्निल सर कराएंगे, या तुम्हें फिर ये मोहित सर कराए हैं तो सर के पास से होगा। और इनऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स का मतलब ये 3 चैप्टर का पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोट्स का जरूरत नहीं है। इतना मैंने क्लास में कराया, इतना क्लास अगर अटेंड किए हो गए ये फिर मोर देन सफिशियंट है यहाँ पर। इसका ज्यादा से ज्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
और जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे पर्सनल भी वहाँ पे मैसेज करो, टाइम मिलेगा तो 1-2 घंटे में रिप्लाई कर पाऊंगा। या जब भी ये डिस्कशन लेक्चर होता है जिसमें ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछो फिर इस तीनों चैप्टर का। चलो ठीक है, फिर हम लोग मैं सेशन एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको देखेंगे आगे।